आप 22 जनवरी 2024 को याद कीजिए, जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे देश में लोगों में खुशी देखी गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में अपार समर्थन मिलेगा। पूरे देश दुनिया की नज़र अयोध्या पर थी, मुख्य यजमान थे प्रधानमंत्री। क्या उस दिन किसी ने सोचा था कि इसी प्रधानमंत्री को देश में वोटरों को समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, नाराज़ वोटरों को मनाने में, रिझाने में सड़क पर उतरना पड़ेगा? क्या किसी ने कल्पना की थी कि नरेंद्र मोदी को चुनावी युद्ध भूमि में नाको चने चबाने पड़ेंगे? आप थोड़ा और पीछे चलिए। 5 अगस्त 2019 को संसद में एक बिल पास कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को जो धारा 370 के तहत स्पेशल दर्जा मिला हुआ था, 35A के तहत जो दर्जा मिला हुआ था, उसको हटाने की स्वीकृति मिल गई संसद से। वह भी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम था। पूरे देश में इसका एक मैसेज गया था। क्या किसी ने सोचा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव में दिक्कत होगी? दिक्कत नहीं हुई, भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा, नाको चने चबाने पड़े। आखिर क्यों? क्या भाजपा इस पर आत्ममंथन करेगी? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार सोचेगी कि जनता का मिजाज क्यों बदल गया, जनता ने मुख क्यों मोड़ लिया? हो सकता है कि कल भाजपा बहुत सारी सीट 10,000 से 20,000 से 50,000 से जीत ले और कहे कि नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा चल रही थी, आंधी तूफान देखा गया। लेकिन हकीकत है कि बिहार में हर सीट पर नरेंद्र मोदी की पार्टी को, एनडीए गठबंधन को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, विपक्ष से जोरदार टक्कर मिल रहा था। इसकी वजह क्या हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं विभेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बटन दबाकर मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं बताऊंगा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैया चुनावी मझधार में कैसे फंस गई। मैं आपको बताऊंगा कि मोदी की गारंटी को कैसे झटका लगा। मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए की जो जमीन कटी वह कहां जाकर जुटी। आप अगर भाजपा के कट्टर समर्थक हैं तो आपसे आग्रह है कि आप 4 जून को टेलीविज़न के सामने नहीं बैठे। कभी कभी रोमांचक क्रिकेट मैच देखते हुए दिल का दौरा पड़ता है और इस बार जो लोग यह सोच रहे हैं कि मोदी की गारंटी पहले वाली है, मोदी जी के पक्ष में लहर पहले जैसा है, उन्हें झटका लग सकता है। मैं सीटों की संख्या पर भविष्यवाणी करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन हाँ, हार जीत का अंतराल घटने वाला है। चुनावी नैया जो डगमग कर रही है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या किसी पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप इस स्टोरी से कुछ सबक ले सकते हैं, कुछ ज़मीनी सच्चाई को समझ सकते हैं। मैं पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस चुनाव में 5 किलो अनाज का प्रभाव दिखा। इस चुनाव में महिलाओं ने अधिक भागीदारी ली, महिलाओं के मतदान का प्रतिशत हर जगह अधिक है और यह भी कहा जाता है और इस दावे में दम भी है कि महिलाओं में नरेंद्र मोदी का प्रभाव है। इसके बावजूद एनडीए के प्रत्याशी मैदान में पानी पानी क्यों हुए? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कथा सुन लीजिए। एक राजा ने आदेश जारी किया कि राजमहल के बगल में जो तालाब है उसको दूध से भर दिया जाए। पूरे राज्य में खबर फैलाई गई, राजा का फरमान जारी किया गया डुगडुगी बजाकर कि सब लोग फलाने तारीख को अपने यहाँ से एक घड़ा दूध लेकर आएंगे और तालाब में डाल देंगे। राजा का फरमान था, डुगडुगी बज चुकी थी, सब लोग दूध लेकर चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि अरे सब तो दूध डालेंगे ही, हम एक घड़ा पानी भी डाल देंगे तो कौन देखने जाता है। तो एक गांव के कुछ लोग दूध के बदले घड़ा में पानी लेकर गए और डाल दिए। बोले कि तालाब तो दूध से ही भर जाएगा, हमारे पानी डाल देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन यह बात बिजली की तरह फैल गई।
दूसरे गांव के लोगों ने सोचा कि हम भी 2 घड़ा पानी डाल देंगे, इससे राजा की सेहत पर, राजा के फरमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरे चौथे गांव के भी कुछ लोग उठे और उन्होंने दूध के बदले पानी ले जाकर डाल दिया। लोग समझ रहे थे कि वे दूध लेकर जा रहे हैं और वे लोग पानी लेकर चले गए और शाम में देखा गया कि वह तालाब दूध के बजाय पानी से भरा हुआ है। तो बिहार में भी लोकसभा चुनाव के दौरान वही स्थिति देखी गई। मतदाता यह कहते हुए देखे गए, एक शिवहर सीट लूज करने से नरेंद्र मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एक पूर्णिया सीट हार जाने से एनडीए की सरकार को खतरा नहीं आएगी, एक काराकाट सीट हार जाने से ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसा एक जगह नहीं सोचा गया, ऐसा कहने वाले एक जगह नहीं थे। ऐसा कहने वाले सीतामढ़ी में देखे गए, सारण में देखे गए, महाराजगंज में देखे गए, वैशाली में देखे गए, नवादा में देखे गए, बक्सर में देखे गए, बांका में देखे गए। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगा पिछले 2 चुनाव में एनडीए के समर्थक एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में डालना चाहते थे। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव, जनता उब चुकी थी मनमोहन सिंह की सरकार से। उनके सरकार के कई मंत्रियों पर केस चल रहा था, सीबीआई ने केस दर्ज किया था, मंत्री गिरफ्तार हो रहे थे, सरकार की बदनामी हो रही थी और जनता उनकी सरकार से उब चुकी थी। जनता परिवर्तन चाह रही थी, इसलिए तय किया गया कि हमारा एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में जाना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही देखा गया। लोगों ने अपने वोट को बर्बाद करना मुनासिब नहीं समझा। आपको याद होगा 2014 में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिग्गज कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह प्रत्याशी थे मुजफ्फरपुर में। भूमिहारों ने उन्हें वोट नहीं दिए, भूमिहारों ने अजय निषाद के पक्ष में मतदान किया। आखिर क्या वजह है कि मतदाता नरेंद्र मोदी को तो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि एक पश्चिमी चंपारण को लूज कर देने से या एक पूर्वी चंपारण को लूज कर देने से, एक सारण को लूज कर देने से या एक उजियारपुर को लूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की इस सोच ने एनडीए के खेल को खराब कर दिया। तो क्या भाजपा इस पर आत्ममंथन करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ईमानदारी से आत्ममंथन करेंगे। मेरे पास 2 उदाहरण हैं। बोचहां उपचुनाव में जनता ने भाजपा प्रत्याशी को नकार दिया था। पूरे राज्य के दिग्गज नेता, सांसद, मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम बोचहां विधानसभा क्षेत्र की गलियों में, गांव-गांव में घूम रहे थे, खाक छान रहे थे। मतदाताओं ने नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। एंटी इनकम्बेंसी देखी गई बेबी कुमारी के खिलाफ, लेकिन बोचहां उपचुनाव के परिणाम की ईमानदारी से समीक्षा नहीं की गई। इस बात की समीक्षा नहीं हुई कि जो भाजपा के सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जनता के बीच कोई विश्वसनीयता नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है जनता के बीच। वे एक घर के व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं। इसकी ईमानदारी से समीक्षा नहीं हुई। अब चलिए आप कुढ़नी उपचुनाव में पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात थी। जिस तरह से बोचहां में बेबी कुमारी के खिलाफ नाराजगी थी, उसी तरह से कुढ़नी में मनोज कुशवाहा के खिलाफ नाराजगी थी। और विकल्प में भाजपा प्रत्याशी थे। चूंकि उस समय जेडीयू का राजद से तालमेल था, गठबंधन की सरकार थी, भाजपा अलग चुनाव लड़ रही थी, तो मनोज कुशवाहा से नाराज वोटरों ने साथ दिया भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को। और भाजपाई बोचहां उपचुनाव को भूल गए, भाजपाई एंटी इनकम्बेंसी की बात को भूल गए। सम्राट चौधरी अपनी पीठ थपथपाने लगे, नित्यानंद राय अपनी पीठ थपथपाने लगे, सुरेश शर्मा अपनी पीठ थपथपाने लगे कि हम जीत गए, हमारा प्रभाव है। भाजपा की जीत कुढ़नी में नहीं थी, कुढ़नी में मनोज कुशवाहा की हार हुई थी और भाजपा यहीं पर चूक गई जमीनी हकीकत को समझने में, जानने में। इसलिए मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि भाजपा समीक्षा करेगी कि जगह जगह हर लोकसभा क्षेत्र में इतना कड़ा मुकाबला कैसे हो रहा है। क्या भाजपा 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जातीय समीकरण है उसको ईमानदारी से समझने की कोशिश करेगी?
सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि भाजपा के जातीय इक्वेशन में क्षरण हो रहा है। भाजपा की जमीन खिसकी है अलग अलग जातियों में। इसे मैं ठीक से समझाता हूँ आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के पास, आरजेडी के पास जो जातीय इक्वेशन था वो यथावत है, उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं आई। यादव और मुस्लिम एकजुट थे और इस लोकसभा चुनाव में भी एकजुट रहे। और एनडीए में कहां कहां गिरावट हुई मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। अनुसूचित जाति के वोट बट गए। अनुसूचित जाति में खासकर चमार समाज के जो लोग हैं उनके मन में यह बात घर कर गई है कि संविधान पर खतरा है और संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने उन्हें जो अधिकार दिए थे उस पर खतरा है। और अनुसूचित जाति के वोटरों ने 2019 के तरह इस बार एनडीए के साथ एकजुटता गोलबंदी नहीं दिखाई। 2019 में कुशवाहा समाज के वोटर एनडीए के साथ गोलबंद थे। इस बार कुशवाहा समाज के वोटर एनडीए के साथ गोलबंद नहीं थे। जगह जगह बड़े पैमाने पर कुशवाहा मतों में विभाजन हुआ और सम्राट चौधरी को जो सोचकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, डिप्टी सीएम बनाया गया था, वह सोच, वह रणनीति फ्लॉप कर गई। इंडी गठबंधन ने बिहार में कुशवाहा समाज से 7 प्रत्याशी खड़े कर एनडीए की हवा निकाल दी। तो अनुसूचित जाति के वोटों में विभाजन हुआ, कुशवाहा समाज के वोटों में विभाजन हुआ, राजपूत समाज के वोटों में विभाजन हुआ। बक्सर में राजपूत समाज के लोग एनडीए से मुंह मोड़कर राजद के सुधाकर सिंह के साथ खड़े दिख रहे हैं। काराकाट में राजपूत समाज के लोग मशहूर गायक पवन सिंह के साथ गोलबंद दिख रहे हैं। बांका में राजपूत समाज के वोटर गिरधारी यादव के बजाय जयप्रकाश यादव के साथ देखे गए। तो एनडीए ने सर्वाधिक 7 राजपूत प्रत्याशी खड़े किए थे। इसके बावजूद एनडीए राजपूत मतदाताओं को गोलबंद रखने में बुरी तरह विफल रहा। अब भूमिहारों की बात हो जाए। भूमिहारों ने संकेत दिया था, बीमारी का संकेत बुझा में दिखाई दिया था, लेकिन भाजपा से समझने में चूक हुई। उत्तर बिहार में भूमिहार प्रत्याशी नहीं दिए गए, बेगूसराय छोड़कर कहीं नहीं दिए गए। तो भूमिहार वैशाली में नाराज हुए। आपको याद होगा कि विनीता विजय को एनडीए टिकट मिलने की चर्चा हो रही थी। चिराग पासवान ने उनसे बेहिसाब पैसे खर्च करवाए थे। मोतीपुर में एक बड़ी सभा भी हुई थी और विनीता विजय को टिकट नहीं दिया गया, तो इसका भी प्रभाव पड़ा। भूमिहार महाराजगंज में अलग हो गए। भूमिहार मुजफ्फरपुर में भी पूरी तरह एकजुट नहीं रहे। मुजफ्फरपुर में भी छिटपुट रूप से हर पंचायत में, हर गांव में भाजपा के बजाय भूमिहार का कुछ प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिला। नवादा संसदीय क्षेत्र में भूमिहार मतदाता उदासीन दिखे, बढ़ चढ़कर मतदान में भाग नहीं लिए। मुजफ्फरपुर शहर में भी भूमिहार मतदाता बूथ पर बढ़ चढ़कर सक्रिय नहीं दिखे। जहानाबाद में एनडीए की मिट्टी पलीद कर दी भूमिहारों ने। जहानाबाद भूमिहार बहुल लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। नीतीश कुमार ने अपनी जिद के तहत पिछली बार वहां चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को टिकट दिया था। भूमिहार मतदाता नाराज थे। अंत में उन्हें मनाया गया था कि अगली बार इस भूल को सुधार लिया जाएगा। बड़ी मशक्कत के बाद मामूली मतों से वहां चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की जीत हो गई थी। इस बार फिर जब नीतीश कुमार ने वहां चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को ही प्रत्याशी बना दिया तो भूमिहारों में बेहद नाराजगी हो गई। पूर्व सांसद अरुण कुमार वहां बसपा प्रत्याशी बनकर मैदान में आ गए और भूमिहारों ने एनडीए से मुख मोड़ लिया। अरुण कुमार की ओर चले गए। वहां आशुतोष भी भूमिहार मतों में विभाजन करने पहुंच गए। परिणाम हुआ कि आरजेडी के सुरेंद्र यादव की स्थिति मजबूत हो गई। भूमिहार जानते थे कि अगर हम जेडीयू को वोट नहीं देंगे तो यहां आरजेडी की जीत होगी। इस खतरे को लेते हुए भी भूमिहारों का मानना था कि हम जहानाबाद लूज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो जो भूमिहार अपने स्वजातीय प्रत्याशी को भूलकर, कांग्रेस को भूलकर भाजपा को एक तरफा वोट देते थे, उनमें भी इस बार नाराजगी सामने आई है। वैश्य को कहा जाता है कि वे कट्टर समर्थक है बीजेपी के। वैश्य वोटों में भी बड़े पैमाने पर विभाजन हुआ। रामा देवी का टिकट कटने से शिवहर में नाराजगी हुई। इसका लाभ उठाने के लिए आरजेडी ने शिवहर में रितु जायसवाल को प्रत्याशी बनाया और आरजेडी की रणनीति सफल होती दिख रही है।
सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में वैश्य सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया। जेडीयू ने वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाया। देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव अभियान के दौरान वैश्य मतदाताओं को समझाने के लिए पानी पानी होते रहे। हालांकि वे कुशल चुनावी प्रबंधक हैं। कहा जा रहा है कि बहुत हद तक वैश्य मतदाताओं को मनाने में वे सीतामढ़ी में सफल हुए हैं, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि सीतामढ़ी में अति पिछड़ी जातियों में कितने लोगों को वो मना पाए हैं, कुशवाहा में विभाजन रोक पाए हैं कि नहीं, वैश्य में विभाजन रोक पाए हैं कि नहीं, अति पिछड़ी जातियों में विभाजन रोक पाए हैं कि नहीं, कहना मुश्किल है। वैश्य की नाराजगी का प्रभाव पूर्वी चंपारण में देखा गया। रमा देवी मोतिहारी से भी सांसद निर्वाचित हो चुकी हैं और मोतिहारी उनका गृह जिला है। रमा देवी का टिकट काटे जाने के बाद वैशाली के वैश्य मतदाताओं में भी नाराजगी थी। तो शिवहर और सीतामढ़ी का प्रभाव पूर्वी चंपारण में देखा गया है, वैशाली में देखा गया है, मुजफ्फरपुर में भी छिटपुट रूप से देखा गया है। तो जिन वैश्य मतदाताओं को कहा जाता है कि वे भाजपा के कोर वोटर हैं, उन्होंने जगह जगह भाजपा से मुंह मोड़ लिए। तो आप देख रहे हैं, एक ओर जहां इंडी गठबंधन के वोट बैंक में कोई क्षरण नहीं हुआ है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भूमिहार मतों में विभाजन हो रहा है, कुशवाहा मतों में विभाजन हो रहा है, राजपूत मतों में विभाजन हो रहा है, मल्लाह मतों में बहुत विभाजन हो रहा है। मल्लाह तो मुकेश सहनी की वजह से और अजय निषाद का टिकट कटने की वजह से बेहद नाराज हो गए। कहीं 60%, कहीं 80%, कहीं 90% मल्लाह वोट इंडी गठबंधन को मिले हैं। मल्लाहों के वोट पिछली बार एनडीए को मिले थे। वोटों में इस क्षरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। जगह जगह एनडीए के प्रत्याशियों को, भाजपा प्रत्याशियों को, जेडीयू प्रत्याशियों को, लोजपा प्रत्याशियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एनडीए ने अधिकतर पुराने प्रत्याशियों को ही आजमाया। एंटी इनकम्बेंसी की अनदेखी की गई, जिसका परिणाम भुगतना पड़ा। और वोटों में जो जातीय इक्वेशन में जो क्षरण आया, जो टूट हुई, उसने एनडीए की मिट्टी पलीद कर डाली। हो सकता है कि कई सीटों पर एनडीए की जीत हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एनडीए का जनाधार नहीं खिसका है। अब ये भाजपा पर निर्भर करता है कि भाजपा आप समीक्षा करे, अपनी गलतियों से कुछ सबक ले न ले, यह भाजपा का आंतरिक मामला है। जातीय समीकरण में विभाजन क्षरण का प्रभाव देखा गया। रविशंकर प्रसाद जैसे प्रत्याशी मझधार में फंसे, राजीव प्रताप रूढ़ी मझधार में फंसे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण में मझधार में फंसे, पूर्वी चंपारण में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह मझधार में फंसे, मधुबनी में पूर्व सांसद अशोक यादव मझधार में फंसे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर में मझधार में फंसे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मझधार में फंसे। वे जीत जा सकते हैं, जीतेंगे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की तरह बड़े अंतराल से नहीं जीतेंगे। एनडीए अररिया में मझधार में फंसी है, खगड़िया में, काराकाट में मझधार में फंसी है, नवादा में मझधार में फंसी है, सारण में राजीव प्रताप रूढ़ी मझधार में फंसे हैं, जनार्दन सिंह सिगरीवाल महाराजगंज में मझधार में फंसे हैं। तो कुछ तो बात है। एक शेर है कि जिनकी नज़रों में हम नहीं अच्छे, कुछ तो वो शख्स भी बुरा होगा। कहा जाता है कि ब्राह्मण वोटर डेडिकेटेड हैं एनडीए के प्रति, लेकिन आप पश्चिमी चंपारण में किसी से बात कर लीजिए, ब्राह्मण मतदाताओं ने वहाँ भाजपा प्रत्याशी संजय जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी, स्वजातीय कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया। तो अब दो तरह के परिणाम की उम्मीद की जा रही है। एक तो जो एनडीए के प्रत्याशी 2 लाख से, 4 लाख से, 2.5 लाख से चुनाव जीते थे, वे 25,000 से, 50,000 से जीतकर अपनी पीठ थपथपाएंगे और फिर एक बार नरेंद्र मोदी का यशोगान होगा। कहा जाएगा कि भाजपा के जनाधार में कोई गिरावट नहीं आई है। लेकिन दूसरा परिणाम यह भी है, दूसरा खतरा यह भी है कि बिहार में 40 में 40 नहीं, 40 में 22, बिहार में इंडी गठबंधन 40 में 15, 40 में 12, 40 में 18 सीट जीत करके एनडीए को करारा झटका दे सकता है। एक और चौंकाने वाली बात आ रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा दल, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बनकर उभरेगी? क्या भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह पाएगी? भाजपा के 17 सांसद थे पिछले लोकसभा में,
और इस बार भी भाजपा ने 17 प्रत्याशी खड़े किए। लेकिन पूछा जा रहा है कि क्या बक्सर में मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं? क्या नवादा में विवेक ठाकुर जीत रहे हैं? क्या पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल जीत रहे हैं? क्या सारण में राजीव प्रताप रूडी जीत रहे हैं? क्या उजियारपुर में नित्यानंद राय जीत रहे हैं? क्या औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह जीत रहे हैं? यह जो सवाल है, इस सवाल से एक खतरा पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न रह जाए। एक और चौंकाने वाली बात है, जेडीयू जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाजपा की मिट्टी पलीद हो गई। बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि भाजपा अगर अकेले चुनाव लड़ती तो बेहतर प्रदर्शन करती। भाजपा ने जब नीतीश कुमार से फिर से तालमेल कर लिया तो नीतीश कुमार से जो नाराजगी थी वो भाजपा की ओर ट्रांसफर हो गई और भाजपा को नीतीश कुमार की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उसी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर जाए और दूसरे स्थान के लिए भाजपा और राजद में खींचतान हो कि हम दूसरे स्थान पर। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी। भाजपा अगर 12 सीट भी जीत पाए बिहार में तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रह जाएगी। लेकिन अगर भाजपा 12 सीट भी नहीं जीत पाई तो खतरा इस बात का है कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ओहदे से नीचे खिसक जाएगी। एक और गौर करने वाली बात थी, खराब स्वास्थ्य की वजह से, उम्र की वजह से लालू प्रसाद चुनाव प्रचार में नहीं जाते थे। अकेले तेजस्वी यादव ने 200 से अधिक जगहों पर चुनावी सभाएं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 100 चुनावी सभाएं भी नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने 200 से भी अधिक चुनावी सभाएं की। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि आरजेडी में सेकेंड लाइन में लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव एक मजबूत कद्दावर नेता बनकर उभर चुके हैं। लेकिन बिहार भाजपा में सेकेंड लाइन खाली है। पहले सुशील कुमार मोदी पटना में रोड शो करते थे, मुजफ्फरपुर में रोड शो करते थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ा रोड शो करने के लिए। तो भाजपा के पास बिहार में स्टार प्रचारकों की सूची बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है भाजपा में जो कहीं भीड़ इकट्ठी कर ले और कहीं पर वोट ट्रांसफर करा ले। मैं बात कर रहा हूं सम्राट चौधरी की, फ्लॉप साबित हुए हैं। मैं बात कर लूं नित्यानंद राय की, फ्लॉप साबित हुए हैं, वो कहीं पर ट्रांसफर नहीं करा पाए हैं। और कहने वाले यह भी कहते हैं कि भूमिहार में भी कोई ऐसा स्टार प्रचारक नहीं है। अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि भूमिहारों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, इसलिए उनके बेटे राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर को नवादा से टिकट दिया गया। लेकिन भूमिहारों में उनकी कोई पैठ नहीं है। आप राजपूत में नाम ले ले, कोई आपको सेकेंड लाइन में कोई बड़े नेता नहीं है। चमार जाति में कोई बड़े नेता नहीं है, पासवान में कोई बड़े नेता नहीं है। तो भाजपा अंदर अंदर खोखली हो गई है। आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या इस खतरे को टाला नहीं जा सकता था? क्या एंटी इनकम्बेंसी को टाला नहीं जा सकता था? टाला जा सकता था, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। जिन नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात है उसे नज़रअंदाज किया गया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को फिर से प्रत्याशी बनाया गया, राधा मोहन सिंह को 10वीं बार प्रत्याशी बनाया गया, संजय जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया और मधुबनी में अशोक यादव को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि उन्हें यादवों ने ही नकार दिया। उजियारपुर में फिर से नित्यानंद राय को प्रत्याशी बनाया गया। मैं आपको एक वाकया बताऊं, 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में समाचार संकलन के लिए गया था। मैं सराय रंजन से शाहपुर पटोरी जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ रहा था। सड़क किनारे एक जगह मैं देखा कि लोग दूर दूर से ठेला पर पानी लेकर बढ़ रहे हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ी कि ये पानी कहाँ से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं। उस गांव में पानी की किल्लत थी। लोग पशुओं को पिलाने के लिए और अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए दूर से रिक्शा ठेला पर पानी के बर्तन लादकर पानी लादकर ला रहे थे। मैं वहाँ बैठ गया, मैंने वहाँ के लोगों से बातें की। वह गांव ब्राह्मणों का गांव था। जो मतदाता सड़क किनारे बैठे हुए थे वो ज़्यादा सुखी संपन्न नहीं थे आर्थिक रूप से, लेकिन ब्राह्मण वोटर थे। मैं जब बात करना शुरू किया, वे लोग नित्यानंद राय से बेहद नाराज़ थे। तो मतदाताओं ने नित्यानंद राय से नाराज़गी के बावजूद नरेंद्र मोदी को ध्यान रखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान किया। ऐसा सिर्फ उजियारपुर में नहीं देखा गया,
मुजफ्फरपुर में 2019 में मतदाता अजय निषाद से नाराज तो थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मतदाता जगह जगह भाजपा के प्रत्याशियों से नाराज थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को इसी बात का गुमान हो गया। बीजेपी फिर इस बार वही सोच रही थी कि मतदाता शायद विकल्पहीन है, नाराजगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है सब कुछ भुलाकर वोटर दे ही देंगे वोट, जाएंगे कहाँ, उनके पास विकल्प कहाँ बचता है। लेकिन जनता ने बता दिया कि हर बार ऊँख माहे रास्ता न हो। जनता ने विकल्प चुनकर दिखा दिया है। जीतने को जीत सकती है भाजपा बहुत सारी सीटों पर, लेकिन मतों में गिरावट मार्के की बात होगी। मतों में गिरावट को इसलिए भी नज़रअंदाज करना भारी भूल होगी कि बस कुछ ही दिनों के बाद 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो अगर इससे सबक नहीं लेंगे तो उसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। आप पूछेंगे कि क्या किया जा सकता है, मैं बताता हूं आपको। उजियारपुर में नित्यानंद राय के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उनको प्रत्याशी बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि उनके स्वजातीय यादव मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया है। नित्यानंद राय अपने क्षेत्र में या बिहार के किसी संसदीय क्षेत्र में यादव वोटर को ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, तो फिर से नित्यानंद राय के जगह पर अगर वहां कुशवाहा प्रत्याशी खड़ा करती तो बड़ी सेंधमारी हो सकती थी। अगर भाजपा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में अशोक यादव के बजाय किसी कुशवाहा को या अति पिछड़ी जाति के किसी दूसरे प्रत्याशी को खड़ा की होती, तो इंडी गठबंधन के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो सकती थी। लेकिन मधुबनी में भाजपा के यादव प्रत्याशी अशोक यादव को यादवों ने भी नकार दिया और भाजपा कोई सेंधमारी नहीं कर सकी। अशोक यादव से नाराजगी का आलम यह था कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम जैसी गोलबंदी नहीं हो सकी। अली अशरफ फातमी दूसरी जातियों के वोट लेने में सफल रहे, यादवों के वोट लेने में सफल रहे, और हिंदू मुस्लिम जैसी कोई गोलबंदी नहीं हो सकी। मधुबनी का मामला फंसा हुआ है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अशोक यादव जीत जाए और भाजपा ही अपनी पीठ थपथपाए कि नहीं साहब, वहाँ तो मोदी की गारंटी थी। लेकिन मधुबनी के मतदाताओं ने जो संकेत दिए हैं उसे नज़रअंदाज करना बिहार विधानसभा चुनाव में महंगा पड़ेगा। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह से नाराजगी थी। हो सकता है कि राधा मोहन सिंह कल चुनाव जीत जाएं और मेरे इस सुझाव को गलत बताया जाए कि वहाँ प्रत्याशी बदलना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपने शिवहर में एक वैश्य प्रत्याशी का टिकट काट लिया है, तो आपको शिवहर या पूर्वी चंपारण में एक वैश्य प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए था। एनडीए ने एक नहीं दो वैश्य सांसदों के टिकट काटे। सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटा गया, रामा देवी का टिकट काटा गया। तो एनडीए में जब तालमेल हो रहा था, सीटों की शेयरिंग हो रही थी, उस समय भाजपा को सहमति से, डिक्टेटरशिप से नहीं, समझाकर, ज़मीनी हकीकत से वाकिफ कराते हुए, ज़मीनी हकीकत का वास्ता देते हुए कहना चाहिए था जेडीयू को कि शिवहर और सीतामढ़ी में से एक जगह वैश्य प्रत्याशी का होना जरूरी है। अगर नहीं संभव है तो पूर्वी चंपारण में वैश्य प्रत्याशी को टिकट दिया जा सकता है। भाजपा को अपने सहयोगी दलों से बात करते हुए यह बताना चाहिए था कि उत्तर बिहार में बेगूसराय के अलावा भी एक और सीट पर भूमिहार को आजमाना चाहिए। बहुत सारे विश्लेषक अभी भी बोलेंगे अब चुनाव समाप्त हो गया है, लोग बोलेंगे कि साहब भूमिहार का मत कहाँ है, 3% भी नहीं है। लेकिन ज़मीनी हकीकत जो जानते हैं वे समझते हैं कि आरा में भूमिहार वोटों की ज़रूरत है, बक्सर में भूमिहार वोटों की ज़रूरत है, औरंगाबाद में भूमिहार वोटों की ज़रूरत है, पटना साहिब में ज़रूरत है, पाटलिपुत्र में ज़रूरत है, महाराजगंज में ज़रूरत है, सारण में ज़रूरत है, पूर्वी चंपारण में ज़रूरत है, सीतामढ़ी में ज़रूरत है, मुजफ्फरपुर और वैशाली में तो ज़रूरत है ही, उजियारपुर और समस्तीपुर में भी ज़रूरत है। तो प्रत्याशी खड़ा करते समय एंटी इनकम्बेंसी को टालने में बीजेपी और जेडीयू बुरी तरह से विफल रहे। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। परिणाम के लिए आप 4 जून की प्रतीक्षा कीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बिहार में जो संकेत मिल रहे हैं, बिहार में जो रुझान आया है, इसे पटना, दिल्ली और दूसरे महानगरों में बैठे लोग, विदेशों में बैठे लोग जान सके कि आखिर एनडीए को पानी पानी क्यों होना पड़ा है। नमस्कार।